Good morning, students. Welcome back to the class. Children, today we are going to discuss the applications of total internal reflection, the phenomena of total internal reflection, and one application of total internal reflection, that is optical fibers, has already discussed with you by Pooja ma'am. Today I am going to take up the rest of the applications, that is mirage, shining of air bubbles, sparkling effect in the diamond, and numericals. So let's start with mirage, phenomena of mirage. This is basically an optical illusion based on the phenomena of total internal reflection, and mirage is oftenly seen in the hot regions. मिराज फिनोमेना क्या है, ये आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा, और जब किसी रोड के ऊपर वो ब्लैक टॉपिंग हुआ होती है तो वहां पर भी द फिनोमेना ऑफ मिराज इज कॉमनली विजिबल. व्हाट हैपन्स, देखिए या मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मैंने सारी इसकी थ्योरी जो है आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर फॉर योर यूज. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डायग्राम. These are the layers of the air during the hot summer day. What happens during a hot summer day? जब बहुत गर्मी होती है, the layers which are immediately in contact with the earth, they are hot. वो layers कैसी होती हैं? Hot layers होती हैं, hot layers होती हैं. जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, ठीक है, यहां पर जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर थोड़ा थोड़ा चलते जाते हैं, द लेयर्स बिकम कोल्ड एंड हैंस डेंस. ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो लेयर्स रेयर होती हैं वो ऑप्टिकली भी रेयर होती हैं. लेयर्स ऑफ द एयर जो रेयर होती हैं वो ऑप्टिकली भी रेयर होती हैं, और जो डेंस होती हैं वो ऑप्टिकली भी डेंस होती हैं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहां पर क्या है कि जो लेयर्स अर्थ के बिल्कुल इमीडिएटली उसके कांटेक्ट में हैं, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द हीट, वो क्या है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि जब दोपहर के टाइम या बहुत गर्मी का मौसम होता है तो इन द डेजर्ट्स वहां पर रेत है, सैंड है, देयर इज ऑल ओवर सैंड, एंड सैंड हैज वन प्रॉपर्टी कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. तो जैसे ड्यूरिंग द डे, बिकॉज ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, द सैंड गेट्स हीटेड अप इमीडिएटली. तो जो एयर की लेयर्स इमीडिएटली कांटेक्ट में है, इसके साथ इमीडिएट कांटेक्ट में है, वो क्या होंगी, उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ने से वो लेयर्स रेयर हो जाएंगी. जो रेयर है वो ऑप्टिकली भी रेयर होगी. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे लेयर्स डेंस होती जाएंगी. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहां बॉटम से लेकर टॉप तक, ये मैंने ट्री ड्रॉ किया है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, यहां पर पोल या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द ट्री, द लेयर्स ऑफ द एयर आर रेयरर टू डेंसर. मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, रेयर से वो क्या हो रहा है, डेंस हो रहा है. सो when the ray of light is coming from the top of the tree, when the ray of light is coming from the top of the tree, it means the ray of light is coming from the denser to the rarer medium, क्योंकि ऊपर वाली लेयर डेंस है और नीचे वाली रेयरर है. तो जब डेंसर से रेयरर में आएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस यू आर ऑल नो टिल नाउ. अभी तक आपको पता चल गया है कि ये क्यों होता है. तो डेंसर से रेयरर में जब लाइट मूव करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगेन फॉर दिस लेयर ऑफ द एयर, ये लेयर डेंसर हो जाएगी, ये लेयर ये क्या हो जाएगी, रेयरर. डेंसर से रेयरर, अगेन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर डेंसर से रेयरर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड फॉर अ पर्टिकुलर लेयर, एक ऐसी लेयर भी आएगी जहां पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल एक्सीड the critical angle. And you know what is the condition for the total internal reflection to take place? First condition is the light must come from the denser to the rarer medium, which is already being fulfilled here. And the second condition is the angle of incidence should be greater than the critical angle. The moment the second condition is fulfilled, means the moment the angle of incidence becomes greater than the critical angle, this refracted ray will not move into the another layer, but it will get
reflected back into the same medium. So the total internal reflection phenomena will take place. The ray of light which is coming from the top of this tree, after getting refracted from the subsequent layers of the air, at one stage it fulfills the condition of the total internal reflection, that is the angle of incidence when becomes greater than the critical angle, that then it will no more refracted into the another layer, but it will be refracted back into the same layer, and hence the total internal reflection will take place. So this refracted, ये जो ray आपकी आंखों में enter करेगी after suffering total internal reflection, this ray of light will seem to come from, not from this top, but it will seem to come from somewhere here, यहां से आएगी, बिकॉज हमारी आंख उसी रे को देखती है, उसी जगह पर ऑब्जेक्ट को देखती है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है. तो हमारी आंख में तो लाइट इस जगह से एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है, तो जब हम इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो लगेगा कि रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है. सो इसकी इमेज हमें इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड इस तरीके से नजर आएगी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता. वहां पर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, लेकिन उसको इस जो ट्री की इमेज है वो यहां पर नजर, वर्चुअल इमेज उसको यहां पर नजर आती है, और उसको लगता है कि जैसे एज इफ देयर आर सम पूल ऑफ वाटर ओवर हेयर, या उसको लगता है कि यहाँ पर पानी है जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी यहाँ नजर आ रही है. बट जब ऑब्जर्वर पास जाता है तो देखता है कि ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है. इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ये एक छलावा है, इल्यूजन है, बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Mirage is a phenomena which is commonly observed in the hot regions during a hot summer day. इसका एक ऑपोजिट फिनोमिना भी होता है जिसको हम कहते हैं लूमिंग. What it is called? It is called looming. And looming is observed. Looming कहाँ पर ऑब्जर्व होती है? In the cold regions. Cold regions में looming ऑब्जर्व होती है. सेम यही है, but it is the reverse of this phenomena. And because of this phenomena, the objects are observed. जो हम जब ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं फ्रॉम ए वेरी फार अवे डिस्टेंस, तो हमें ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल प्लेस से थोड़ा एलिवेटेड नजर आती हैं, ऊंची नजर आती हैं. उसमें कोई उल्टी इमेज नहीं बनती है जैसे कि मिराज के केस में बन रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज जमीन पर नजर आती है. ऐसा कुछ नहीं होता. लूमिंग के केस में ये ज्यादातर सी कोस्टल रीजन्स पर होती है. जब आप दूर से कोई शिप वगैरह वहां पर देखते हैं तो आपको जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे शिप थोड़ी सी हाइट पर, एलिवेटेड पोजीशन पर नजर आती है. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग मिराज. देन शाइनिंग ऑफ एयर बबल. ठीक है, वेनेवर यू सी एन एयर बबल इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर अगर एक एयर बबल पड़ा होगा तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग. अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमें कैसा नजर आएगा? शाइनिंग. क्यों? रीजन इज सेम, बिकॉज एयर इज द रेयरर मीडियम एंड इट इज लाइंग इन वाटर इन द डेंसर मीडियम. सो इंसिडेंट, जब भी लाइट रे जो है उसके ऊपर इंसिडेंट होगी एंड फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम. तो जब इसके अंदर जाएगी तो whenever the angle of incidence angle will exceed the critical angle, instead of going inside the air bubble, यानी अंदर जाने के बजाय it will be totally internally reflected back into the same medium, and because of the total internal reflection वो air bubble आपको एक mirror की तरह दिखेगा. because reflection का फिनोमिना कहाँ पर ऑब्जर्व होता है? मिरर में. तो आपको लगेगा कि लाइट, देखो ना यहाँ पर हो रहा है ना, जैसे मिरर्स में होता था, यहाँ से लाइट आती थी और यहाँ से टकराकर चली जाती थी. तो दैट एयर बबल विल एक्ट as a mirror inside the water. Now I'm hurriedly doing this because I have written everything on this page. You can read it. Then there is sparkling effect in the diamond. All of you know that diamonds have a very good shining effect. They sparkle very brilliantly. ठीक है? Diamonds are known for their brilliance. So we can say that ordinary glass, if given the same number of cuts as we give to the diamond, cannot match the brilliance of a glass, cannot match the brilliance of a diamond. The reason is their refractive index.
Okay. Refractive index is equal to 1 upon sin C that we have done in total internal reflection. So sin C matlab critical angle is the reciprocal of refractive index. All of you know that diamond is having the refractive index, maximum refractive index rather we can say, it is having a refractive index equal to 2.4 and glass is having refractive index 1.5. So when we substitute the value of refractive index here, the critical angle for both diamond and glass comes out to be the critical angle for diamond is 24 degree and for glass it is 42 degree. So देखो आपके डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना आता है 24 डिग्री बिकॉज critical angle is inversely proportional to refractive index. More the refractive index, less is the critical angle. So refractive index किसका कम है? ग्लास का. तो ग्लास का critical angle obviously ज्यादा होगा. refractive index डायमंड का ज्यादा है तो critical angle कम होगा. So अगर आप दोनों को, ग्लास को भी और डायमंड को भी सेम नंबर ऑफ कट्स देते हैं तो भी डायमंड ज्यादा स्पार्कल करेगा एज कंपेयर टू द डायमंड. द रीजन इज बिकॉज जो डायमंड है उसके अंदर जब लाइट एंटर करती है इट हैज अ लार्ज स्पेक्ट्रम, इट हैज अ लार्ज रेंज फ्रॉम 24 डिग्री टू 90 डिग्री फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक. क्योंकि इसमें क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, वो कितना है 24 डिग्री. तो जो रे ऑफ लाइट इसमें एंटर कर रही है, अगर वो रे ऑफ लाइट 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पर एंटर करेगी, मींस 24 डिग्री से 90 डिग्री की उसके पास रेंज है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा तो वो सारी की सारी लाइट जो है वो उसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती रहेगी. तो जो लाइट एक बार एंटर की है उसको 24 डिग्री से ज्यादा का एंगल आसानी से मिल जाएगा और वो हमेशा क्या करती रहेगी, जितने फेसेस होंगे वहां से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी और बहुत ज्यादा चमक प्रोड्यूस करेगी. बल्कि ग्लास में अगर आप सिमिलर नंबर ऑफ कट्स भी देते हो तो वहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है. तो उसके पास रेंज कहां से आई 42 डिग्री से 90 डिग्री तक. तो वो सारे एंगल्स जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा होगा, सिर्फ वो ही एंगल्स के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पर अकर करेगी. सो जो 24 से 42 डिग्री तक के एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वहां पर डायमंड और ग्लास में फर्क आ जाएगा. डायमंड में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी लेकिन ग्लास में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. यही एक रीजन है जिसके कारण सेम नंबर ऑफ कट्स देने के बाद भी डायमंड जो है उसकी चमक जो है वो ग्लास की चमक से मैच नहीं करती. मतलब डायमंड हमेशा ज्यादा अपेयर होता है, ज्यादा sparkle करता हुआ as compared to the diamond. Okay, so these were the effects of total internal reflection. Now we will do few numericals. ठीक है, these numericals are very important because numericals optics में से रिफ्लेक्शन पार्ट से अगर numerical आएगा तो उसमें एक possibility total internal reflection के numericals की भी है. So these are very simple. What is the critical angle for the material of refractive index under root 2? So what is formula? बहुत आसान है, mu is equal to 1 upon sin C. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा क्या निकालना क्या है हमें, क्रिटिकल एंगल. तो sin C is equal to 1 upon mu. Sin C is equal to 1 upon under root 2. You all know for which angle the value of sine is 1 upon under root 2, 45 degree. तो हमारा क्रिटिकल एंगल निकल गया 45 डिग्री. ठीक, ये तो बहुत सिंपल था. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री. ओके, तो पहले क्रिटिकल एंगल दिया है, हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो आया 1 अपॉन साइन 45 डिग्री. आंसर इज 2. अभी किया था हमने. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया
√2. Then we have to find the speed of light in a medium. तो आपको पता है कि refractive index of the medium is equal to C upon Vm. It implies Vm is equal to C upon 3 into 10 raised to power 8 meter per second upon √2. तो 3 upon √2 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्या आएगी यहां पर. ठीक है. नाउ कम्स द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ लिक्विड इज 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. We are not given the liquid name of the liquid, but it is just written as a liquid. तो हमारे पास आ गया velocity of light in a liquid. I'll write it as VL. I hope it is visible to all of you. 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second, and in air means C is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If a ray of light passes from this liquid into air, ठीक है, calculate the value of critical angle. So to find the value of critical angle, we must be having the value of refractive index first. So we will calculate the refractive index from these two values, because refractive index of the liquid will be equal to, ठीक है, so it is 2. So mu is equal to 1 upon sin C. It implies sin C is equal to 1 upon mu. It implies sin C is equal to 1 upon 2. किस एंगल के लिए 1 upon 2 वैल्यू होती है? That is sin 30 डिग्री. तो C कितना निकल गया मेरा? 30 डिग्री. Okay. Now, another question. Calculate the value of, calculate the critical angle for glass air surface if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree. Okay. Let us draw the diagram first. In air on the glass. So this is your air and this is your glass. ठीक है. If a ray of light is incident in air on the glass. ये आ गई मेरी. This is my normal. An angle of incidence is given 45 degree. And it is deviated through 15 degree. What is the angle of deviation here? अगर यहाँ पर ये ग्लास नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाती? ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये सीधी जाती. बट सिंस इट इज मूविंग नाउ फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, तो ये क्या करेगी? रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसने यहाँ आ गई ये टूवर्ड्स द नॉर्मल. और इसने कितनी डिविएशन सफर की? 15 डिग्री. इट इज 45 डिग्री और इसने कितनी डिविएशन सफर की? 15 डिग्री. तो बताओ ये जो एंगल पीछे रह गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा, ये कितना हुआ? 30 डिग्री. क्योंकि ये तो सीधी जा रही थी. अगर ये सीधी जाती तो ये 45 डिग्री होता. पूरा का पूरा एंगल कितना होता? 45 डिग्री. लेकिन ये अपने रास्ते से हटी है, डिविएट हुई है. तो वो कितनी हुई है? 15 डिग्री. और डिविएशन किस तरफ हुई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो हमें यहाँ निकालना था. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल गया हमारा 30 डिग्री. तो हम लिखेंगे हियर माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 degree. My angle of refraction is angle I minus 15 degree. That is 45 minus 15 is equal to 30 degree. So we have to find out the critical angle. ना सबसे पहले हम निकालेंगे mu. अब how can we find out the refractive index? Using Snell's law. ठीक, तो मैंने इसको रखा mu A and this is your mu G. म्यू ए और इसमें कौन सा एंगल बन रहा है?
साइन 45 डिग्री। यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एंगल वहां बन रहा है उसका साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया जी, और क्या आया यहां पर एंगल रिफ्रैक्शन कौन सा बन रहा है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मेरा म्यू जी अपॉन म्यू ए किसके बराबर आएगा, म्यू जी, और तो यहां आ गया साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2, और ये कितना होता है 1/2, 1/√2 इंटू 2। तो आंसर क्या आया मेरा, ठीक है, √2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल। तो म्यू जी with respect to A, that is equal to √2, and it is equal to 1 upon sine C. It employs 1 upon sine C is equal to, ठीक है, it employs यहां पर मेरा C, sin C is equal to sine, तो what is C equal to, it is equal to 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल भी कितना होना चाहिए हमारा 45 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light PQ incident normally on the refracting surface BA is refracted in the prism BAC made of material of refractive index 1.5। ठीक है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इनमें ध्यान दीजिएगा कि एक तो हमें ये एंगल पता है, दिस इज, ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल है, तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल हमें दे रखा है, ये कितना है 60 डिग्री। अब ये चीज पढ़िए, PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो रे है ये इसके ऊपर कैसे फॉल करेगी 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये इसके ऊपर फॉल हुई, अब मैंने इसके ऊपर क्या बनाना है नॉर्मल, ये वाला है ना, तो इसके ऊपर हमारा क्या बनेगा नॉर्मल बनेगा, ठीक है। नॉर्मल से हमें पता चलेगा कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना बन रहा है। तो आप देखो कि ये वाला मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये आ गया मेरा, दिस इज योर 90 डिग्री। अब यहां पर ये पहले ये वाला पूरा राइट ट्राइंगल कंसीडर करिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 30, ये मेरा पूरा इस बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है। तो हमारा 90 30, तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा, दिस विल बी योर, दिस एंगल विल बी योर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये हमारा ये वाला एंगल जो था वो कितना था 90 डिग्री। तो जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहां पर वो कितना बना 30 डिग्री। मतलब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया, वो कैसे निकाला अभी आपको बताती हूँ दोबारा से। देखो क्या किया मैंने, ये आ गया मेरे पास, फिर से मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये इसमें 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बचेगा ये कितना होगा 30 डिग्री। ये एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये बाहर नहीं जा रही है, ये कैसे बाहर जाएगी हम बाद में देखेंगे। ये इसके ऊपर नॉर्मल गई, ठीक है। जब ये नॉर्मल इसके ऊपर यहाँ पर फॉल कर रही है, आपको पता नॉर्मल वाली जो है वो सीधा पास कर जाती है, तो हमारा ये एंगल तो ऑब्वियसली 90 होगा। अगर ये 90 है तो बताओ 90 30, तो ये कितना बच गया मेरा, ये 60। अब मैंने इसके ऊपर नॉर्मल बनाना है,
ठीक है, नॉर्मल बनाया। ये पूरा एंगल मेरा जो नॉर्मल वाला है ये कितना है 90। तो बताओ ये जो एंगल है ये बच गया, जो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये कितना होगा 30 डिग्री। सिंपल। तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया इस रे का। तो आई हैव गॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस हेयर। एंगल आई मैंने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज एंगल 30 डिग्री। अब मुझे क्या, ये रे जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब सफर करेगी अगर इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 डिग्री से कम आएगा। इस मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा 30 डिग्री से कम, तब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो ये रे ऑफ लाइट वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी में सफर करेगी। लेकिन अगर हमारा क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से ज्यादा आया तो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आपकी ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस मीडियम से बाहर जाएगी। तो ये ग्लास है, ये एयर है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल इस मटेरियल के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे दिया है 1.5, ठीक है। तो व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इट एम्प्लॉयज साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इट एम्प्लॉयज कि आपके पास आ गया साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/5, ठीक है। तो आपके पास आया 10/15। इट इज इक्वल टू, ये कितना है 2/3। तो आपका साइन सी किसके बराबर आया 2/3 के बराबर, ठीक है। देखिए साइन सी हमारा किसके बराबर आया 2/3। अब 2/3 मुझे साइन टेबल के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू कितनी है, ठीक है। मैं आपको इसको फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं हम लोग। तो दिस इज 6, 18, आई थिंक इट इज 0.66। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आई 0.66। अब मैं यहां पर साइन 30 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। साइन आई कितना है साइन 30, एंड यू नो साइन 30 कितना होता है, इट इज 0.5। तो यहां से मुझे आइडिया मिल गया कि साइन सी जो है दैट इज 0.66 और साइन आई जो है 0.5 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो कम है उसके साइन की, बिकॉज यू नो साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आई बढ़ेगा तो साइन आई भी बढ़ेगा, तो साइन आई बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली आई भी बढ़ रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं जो क्रिटिकल एंगल के साइन की वैल्यू आती है दैट इज 0.66, यानी वो ज्यादा है और ये कम है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल एंगल इज मोर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फ्रॉम हियर वी कंक्लूड IC is greater than I. Therefore, no total internal reflection takes place, बल्कि ये रे जो है वो आपकी ये इधर जानी थी, बट इधर जाने के बजाय इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस विल बी योर, ये आपकी यहां जाने के बजाय ये मूव करेगी ऐसे, मतलब आपका ये पाथ बनेगा। अगर ये ऐसे एंटर कर रही है इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होके इस वे से बाहर निकलेगी। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। आई होप इट इज क्लियर। आप इसको एक दो बार करेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। Determine the value of angle of incidence for a ray of light from a medium of this in the medium of this so that it just grazes along the surface of separation. Grazes क्या होता है, grazing angle क्या होता है, when it moves along the surface, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है, ठीक। Determine the value of angle of incidence for a ray of light traveling from a medium of refractive index √2, ठीक है। ये आ गया μ1 इज इक्वल टू √2 एंड μ2 इज इक्वल टू, सपोज मैं इसको लेती हूं, दिस इज योर μ2 इज √2
μ1 इसको रखते हैं, ठीक है, और इसको √2 है ये, और म्यू इज 1, ठीक है। तो μ1 आया मेरा √2 और μ2 आया, क्यों, ये रीजन क्या है, बिकॉज डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव। तो हमें हमेशा क्या करना होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए द लाइट मस्ट मूव फ्रॉम, कहाँ से जा रही है वो, डेंसर से रेयर, और वैसे भी √ ये 2 की वैल्यू क्या है, 1.732 1.414 होती है, इट इज मोर देन 1। सो डेंसर मीडियम हमारा कौन सा होगा, √2 वाला। तो मैंने इसको, ये डेंसर रखना और ये रेयर रखना मैंने एज, बिकॉज यहाँ पर ये बना दिया था, तो इट इज योर डेंसर मीडियम एंड इट इज योर रेयर मीडियम, ठीक है। अब यहां से आपकी सपोज रे ऑफ लाइट इज मूविंग, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम विच मीडियम, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू √2, तो डेंसर से जा रही है, यहां से जा रही है, ठीक है। तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इट जस्ट into the medium of refractive index, इस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, so that it just grazes along the surface of separation। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, बिकॉज इट जस्ट, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे आई है, ग्रेजेस अलोंग, ग्रेजेस का मतलब होता है अलोंग द सर्फेस ऑफ द बाउंड, जो बाउंड्री है उसकी अलोंग जाती है। तो अगर आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे बन रही है तो नॉर्मल और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपको आई भी मिल गया, आपको आर भी मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ। मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया था पहले। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या आएगा, ये वाला मीडियम μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, μ1 कितना है √2 और ये आया साइन आई, μ2 कितना है 1 और साइन आर कितना है, साइन ऑफ 90 डिग्री। सो व्हाट इज साइन आई इक्वल टू, दैट इज साइन 90 डिग्री अपॉन √2, that is 1 upon √2 sin I is equal to 1 upon √2 sin I is equal to sin C. It implies I is equal to 45 डिग्री। बहुत बार कर चुके हैं, वैसे भी हमें पता है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आता है वहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री। पहले भी किया है हमने ये क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Now I have written few conceptual questions. You will read it yourself. और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं, बिकॉज आप लोगों ने फाइनल एग्जाम्स तो नहीं, प्री। नाउ आई हैव रिटन 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोगों ने 11th क्लास के एनुअल एग्जाम्स में तो आप अपेयर नहीं हो पाए, बट इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर आया था आपको फिजिक्स का, उसमें भी आपने देखा था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, बिकॉज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर नाउ अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि वो क्या है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसके ऊपर एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको दी जाती है, एंड देन यू आर आस्क्ड टू फ्यू क्वेश्चंस कि जो वो इंसिडेंट हुआ उसमें जो भी उसमें करेक्टर्स दिए गए हैं, व्हाट वैल्यूज हैव बीन डिपिक्टेड बाय दोज करेक्टर्स। और दूसरा उसमें कभी कभी तो फिनोमिना खुद एक्सप्लेन किया होता है, और कभी कभी वो पूछते हैं कि व्हाट इज द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। सो वो आपको वहां से दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बिकॉज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ऑलरेडी इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। यू हैव टू जस्ट फोकस एंड डिराइव द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। कुछ भी हिडन नहीं होता, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन्ड है। आपको आंसर भी क्वेश्चन में ही छुपा होता है, आपको वो वहां से निकालना होता है। लाइक आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस, यू रीड इट योरसेल्फ। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है, एंडोस्कोपी इसके ऊपर बेस्ड है। ऑल ऑफ यू नो कि आपने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स की एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज एंडोस्कोपी, विच इज वाइडली यूज्ड बाय द these doctors to have an internal view of our stomachs। तो उसमें क्या होता है कि एक पाइप होती है, पाइप को इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, और लाइट जो है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पाइप विच इज आउटसाइड द बॉडी, वहां से उस पर लाइट उसमें पास की जाती है। द लाइट
अलोंग दैट फाइबर, वो जो पाइप आपकी बॉडी के अंदर उन्होंने इंसर्ट की है, उसके अलोंग वो लाइट ट्रेवल करती है, and due to the total internal reflection all the light remained confined inside that tube only. और जब वो लाइट हमारे इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक लिवर तक पहुंचती है, दैट लाइट falls on that organ and from that organ the light gets scattered. और वो जब लाइट स्कैटर होती है तो उसकी इमेज जो होती है दैट कम्स, वो उसी पाइप के थ्रू इमेज जो है वो हमें डिस्प्ले के ऊपर बाहर नजर आती है, एंड द डॉक्टर्स आर एबल टू व्यू द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेशेंट. तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो आप सबको पता है एंडोस्कोपी में कौन सा फिनोमेना यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वही फिनोमेना यूज करना है. व्हाट आर द वैल्यूज विच आर डिपिक्टेड बाय द कैरेक्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपने वहां से डिराइव करनी है. सो यू कैन रीड आउट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Thank you. That's all what I had for you today. Thank you. Till my next video. Stay home, stay safe.